नमस्कार साथियों, मैं हूं यादवेंद्र सिंह। लाइफ आई स्टडी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आगरा विश्वविद्यालय के बीएड पाठ्यक्रम के सेकेंड ईयर के पेपर समावेशी विद्यालय का सृजन के अंतर्गत तीसरे मॉडल पेपर का अभ्यास करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विभिन्नता का नियम प्रतिपादित किया। विभिन्नता का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो इसका सही उत्तर है ए, डार्विन। डार्विन ने विभिन्नता का नियम दिया था। अगला प्रश्न है, अपसारी चिंतन किन बालकों में पाया जाता है? तो अपसारी चिंतन सृजनशील बालकों में पाया जाता है। इसका सही सी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली बालकों का चिंतन होता है। तो प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं उनका चिंतन अभिसारी चिंतन कहलाता है। यहां पर समझ लेंगे। अगला प्रश्न है, बार बार दृढ़तापूर्वक नियमों का उल्लंघन करने से क्या तात्पर्य है? तो यहां हम देख लेंगे आचरण विकृति है या अतिक्रियाशीलता है, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए, आचरण विकृति। ये आचरण में प्रॉब्लम है। बच्चा बार बार दृढ़तापूर्वक पूरी तरह से नियमों को जो है तोड़ रहा है, तो यह आचरण विकृति कहलाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता क्रिएटिविटी से संबंधित नहीं है? तो हम यह देख लेंगे, मौलिकता ये है, प्रवाह ये भी होता है, उपयोगिता ये भी है, मितव्ययिता ये संबंधित नहीं है, क्योंकि ये तो पैसे खर्च करने का मामला है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। प्रश्न 6, वर्टलेयर ने सृजनात्मकता का दूसरा नाम क्या बताया था? तो यहाँ पर वर्टलेयर नाम के मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने सृजनात्मकता को बताया कि यह प्रोत्साहन भी होता है, यानी कि सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता में साहसिक चिंतन का क्या तात्पर्य है? तो हम यहां देखेंगे, मुख्य धारा से हटकर सोचना, ये सही बात है। सांचे को तोड़कर बाहर आना, ये भी ठीक बात है। ये कुछ नई बात करना, यानी अलग अलग नए अनुभव प्राप्त करना, ये भी ठीक बात है। उपयुक्त सभी तो ये सब सही हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो निम्न में कुछ ऐसी अधिगम संबंधी असमर्थताएं हैं तो इससे ग्रस्त है, वह 100 SAW ये ना SAW को WAS पढ़ता है, या फिर न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सी अधिगम संबंधी निर्योग्यता उसके अंदर है। तो अब चूंकि ये 100 को बाज पढ़ रहा है, तो ये पढ़ने संबंधी समस्या है, तो ये डिसलेक्सिया हो जाएगा। तो हम इसे ए आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालकों में अपराध प्रवृत्ति के जन्म के क्या कारण हैं? यानी अपराध क्यों जन्म ले रहा है, अपराध प्रवृत्ति के जन्म के कारण पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर निराशा, ये ठीक बात है। नए अनुभवों की इच्छा, असफलता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी कारण ऐसे हैं जिनसे अपराध प्रवृत्ति जन्म ले सकती है, क्योंकि निराशा भी है, नए अनुभव भी इससे प्राप्त हो सकते हैं अपराध प्रवृत्ति से, असफलता भी एक कारण हो सकता है अपराध प्रवृत्ति के जन्म के लिए। तो अगला प्रश्न है, बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो बुद्धि के प्रकार हैं 8, यानी कि बी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, NCF 2005 किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित
करता है, यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2005 का है, वो किस प्रकार की शिक्षण प्रणाली को प्रोत्साहित करता है? समावेशी। आंसर हो जाएगा ए, समावेशी शिक्षण प्रणाली को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। सफल समावेशन को निम्न में से की आवश्यकता होती है किसके सिवाय, यानी किस बात को छोड़ दिया जाएगा? अभिभावकों की भागीदारी, पृथक्करण, क्षमता संवर्धन, संवेदनशील बनाना। तो यहाँ पर पृथक्करण ये बात अलग होनी चाहिए, अलगाव वाली बात कर रहे हैं, तो ये इसके लिए आंसर हो जाएगा बी। तो 12 का आंसर है बी। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। समेकित शिक्षा के स्वरूप को किस प्रकार के शब्दों में देखा जा सकता है? यानी कौन, ये ठीक बात है, कहाँ, ये भी ठीक बात है, क्या, यानी कि सभी आंसर सही हैं, तो डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो इनको समावेशी शिक्षा कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा आधारित है निम्न में से किस पर आधारित है? सामाजिक दृष्टिकोण पर, इस ठीक बात है, तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर, दार्शनिक दृष्टिकोण पर और उपयुक्त सभी। तो देखा जाए तो ये सभी विकल्प सही हैं, तो आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है समावेशी कक्षा के अध्यापक को किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है? अधिकार की जानकारी होना आवश्यक है, सही बात है। भूमिका की, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तरदायित्व की, ये भी ठीक बात है। यानी उपरोक्त सभी तीनों बातों की जानकारी होना जरूरी है, तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा की अवधारणा की मूल मान्यता है शिक्षा में विभेद करना उचित नहीं है, विशिष्ट स्कूल खोलना मितव्ययी नहीं है, सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, अलग से पढ़ने पर छात्र असमायोजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है सामान्य कक्षा में विशिष्ट बालकों की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है शिक्षा का अधिकार के तहत प्राथमिक कक्षा में शिक्षक छात्र का अनुपात कितना है? तो ये 1:30, यानी कि 30 छात्रों पर एक अध्यापक रखा जाता है। ये जो अनुपात है ये रखा गया है प्राथमिक कक्षा के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्श विद्यालय संचालित होते हैं। तो स्पर्श विद्यालय, अब यहाँ पर स्पर्श विद्यालय ये नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाए तो वो स्पर्श करके जो है सीखते हैं। तो स्पर्श करने दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, उनके लिए ऐसे स्कूल का संचालन किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विद्यालय का वातावरण निर्भर होता है। तो विद्यालय का वातावरण किस पर निर्भर करेगा? प्राचार्य पर, शिक्षकों पर, छात्रों पर, उपयुक्त सभी पर। इस सभी पर यह निर्भर करेगा, प्राचार्य पर भी, शिक्षक पर भी और छात्रों पर भी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है विशिष्ट बालकों को दी जाने वाली शिक्षा में 3R का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पर दिया गया रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक या उपयुक्त सभी। ये सभी हैं, ये तीनों ही आर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न है बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? यहाँ पर मामला अत्यंत सरल, अत्यधिक बोझिल, क्षमताओं के अनुकूल या रुचि के अनुकूल। तो यहाँ पर रुचि के अनुकूल पाठ्यक्रम की बात की जाएगी। बच्चे को रुचि के अनुसार पढ़ाया जाना चाहिए ताकि उसका मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक बना रहे। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला प्रश्न है आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, क्या करेंगे? अंग्रेजी में बच्चे से बात करेंगे? नहीं।
आप बच्चे को अंग्रेजी में बोलने को मजबूर नहीं, मजबूर वाली बात तो बिल्कुल गलत है। आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे, ये ठीक बात है। आप बच्चे को मातृभाषा में बोलने से रोक नहीं, रोकने की तो बात है नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि में कितने अक्षर होते हैं? तो ब्रेल लिपि में 256 अक्षर होते हैं। इसके अलावा ब्रेल लिपि से संबंधित कुछ जानकारी है कि ब्रेल लिपि का आविष्कार 1824 में लुइस ब्रेल नाम के व्यक्ति ने किया था और ये फ्रांस के रहने वाले थे, ठीक है। और इसके बाद लुई जो ब्रेल लिपि है उसमें आधुनिक ब्रेल लिपि में 6 डॉट होते हैं, ये भी प्रश्न पूछा गया है, 6 डॉट होते हैं। इसके अलावा यूनिकोड मानक में यूनिकोड मानक हैं उसमें ब्रेल पद्धति में ये 1991 में शामिल किया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगला प्रश्न है 25, डिस्क्रिप्टिव मॉडल का प्रयोग किन बालकों को शिक्षित करने के लिए किया गया था? तो ऑप्शंस हैं, अंधे बालकों को, बौद्धिक रूप से क्षतिग्रस्त बालकों को, या विशिष्ट बालकों को, या फिर उपरोक्त सभी को। तो इसका उत्तर डी यानी उपरोक्त सभी को यही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाक बाधित बोलने में समस्या, बाक बाधित बच्चों का विकास किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? कक्षा में अपने विचार को प्रदर्शित करने के लिए प्रोत्साहित करके, सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करके, उनके द्वारा कथित गलतियों को सुनने में सहायता करके, मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ के पास भेजकर। तो बोलने में समस्या है तो बच्चे को सही ध्वनि के उच्चारण के लिए सहायता करेंगे ताकि बच्चा सही से बोल पाए और सीख सके। इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, बच्चों को अपने अध्ययन में प्रयास करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षकों को आवश्यकता होती है। यहां देखेंगे, बच्चों को नियंत्रण में रखने के लिए, अन्य बच्चों के साथ तुलना करने, बच्चों को प्रेरित करने, या फिर बच्चों को डांटने। तो प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को प्रेरित करने जैसी बात ही यहाँ पर सही होती है। उसका उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है 28, समावेशी कक्षा कक्ष में पाठ्यचर्या के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका में क्या शामिल है? ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। विविधताओं की प्रकृति को समझना, सही है। बालकों में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, ठीक बात है। कक्षा कक्ष की गतिविधियों में प्रतिभाग करने के लिए अवसर प्रदान करना, तो ये भी ठीक बात है। तो 28 का डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा हेतु एक शिक्षक को ध्यान देना चाहिए अपने पहनावे पर, उसकी कोई बात नहीं है। अनुशासन पर, ये भी कुछ खास बात नहीं है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर या पाठ्यक्रम पर, तो यहाँ पाठ्यक्रम पर कोई ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं की बात करें तो बच्चों की जो व्यक्तिगत आवश्यकताएं हैं इस बात की बात कर रहे हैं। इसका सी सही हो जाएगा। जो इंडिविजुअल बच्चे की जो आवश्यकता होती है, अलग अलग बच्चे की, उस पर ध्यान दिए जाने की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो ऐसे शिक्षक को हमें यानी देखना होगा कि विशिष्ट बालकों के लिए ऐसे शिक्षकों को नियुक्त किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि विशेष आवश्यकता वाले बालकों के अध्ययन में सहायता करती है? केस स्टडी मेथड, व्यक्तिगत परीक्षण, समायोजन परीक्षण, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो केस स्टडी मेथड यह विधि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के अध्ययन में सहायता करती है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
वर्तमान शिक्षा समाज के काफ़ी करीब है क्योंकि स्कूल प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों का संचालन भी करते हैं, ठीक बात है। स्कूल समाज को उपयोगी सूचनाएं देते हैं, ये भी ठीक है। पाठ्यक्रम समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप है, ये भी ठीक बात है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समूह परामर्श के मूलभूत आधार हैं। तो समूह परामर्श यानी कि ग्रुप काउंसलिंग कहते हैं जिसको, के मूलभूत आधार हैं 5, यानी कि इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा हेतु एक परामर्शदाता के लिए क्या आवश्यक कौशल है। तो यहाँ पर चयन कौशल, श्रवण कौशल, समस्या निरूपण कौशल, ये सभी कौशल जरूरी हैं, ठीक है। तो इसका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 34, ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है। ऑडिबल गोल यानी कि सुनने की बात है यहाँ पर, तो सुनने का मतलब हो जाएगा कि श्रवण बाधित अक्षमता में ये ज़्यादा जरूरी हो सकता है, तो इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंगूर खट्टे हैं, इसका उदाहरण, ये किस बात का उदाहरण है, ठीक है। दमन का, प्रतिगमन का, यौक्तिकीकरण का या प्रतिक्रिया निर्माण का। तो ये सी इसका सही हो जाएगा, यौक्तिकीकरण इस बात का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, विशिष्ट अध्यापक को समावेशी कक्षा में कार्य करना चाहिए। प्रगतिशील भूमिका में, प्रभुत्ववादी भूमिका में, प्रजातांत्रिक भूमिका में या फिर प्रभावशाली भूमिका में। तो यहाँ पर प्रजातांत्रिक भूमिका में एक विशिष्ट अध्यापक को कार्य करना चाहिए, यानी हर बच्चे को अपनी बात कहने का मौका होना चाहिए ताकि वो सही से सीख सके, समझ सके। तो इसका सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, समावेशी कक्षा में विशिष्ट अध्यापक की दृष्टि से कौन सा कथन सर्वोत्तम है। अभी यहाँ पर देख लीजिए, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये ठीक बात है। कुछ बच्चे सीख सकते नहीं, कुछ बच्चे सीख ही नहीं सकते, ऐसा भी नहीं है। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, ये ठीक बात है, बट यहाँ सर्वोत्तम जो है वो ए हो जाएगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। अगला प्रश्न है, विद्यालय और समाज ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। स्कूल एंड सोसाइटी ये किताब का नाम है, तो इसके लेखक हैं जॉन ड्यूई, ठीक है। इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांकेतिक माध्यम क्या है। सांकेतिक माध्यम शाब्दिक संप्रेषण से भी अधिक प्रभावी होता है, संदेश को संक्षिप्त बना देता है, इसके द्वारा संदेश की गोपनीयता बनाए रखी जा सकती है या फिर उपयुक्त सभी। तो इसके लिए ऊपर की सभी बातें ठीक हैं, सांकेतिक माध्यम यानी कि जो इशारे वाली बात है वो। अगला प्रश्न है, स्लाइड प्रोजेक्टर एक यंत्र है जिसमें ब्रेड की स्लाइडें बनाई जाती हैं, एक चित्र को कई स्थानों पर चलते हुए देखा जा सकता है, फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है, कागज पर बने चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है। तो इसका सही उत्तर है सी, फिल्म स्लाइड पर अंकित चित्र को पर्दे पर देखा जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, दलीय शिक्षण में दल का क्या अर्थ है। यहां पर दलीय शिक्षण में दल का अर्थ है छात्र समूह, ये डी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो 40वां प्रश्न है, इसमें स्लाइड प्रोजेक्टर की बात कर रहे थे, इसमें कुछ अन्य जानकारी ये है कि स्लाइड प्रोजेक्टर के बल्ब का प्रकाश, ये जो बल्ब होता है इसका प्रकाश दूधिया होता है, दूधिया मिल्की, ठीक है, दूधिया रंग का प्रकाश होता है। और स्लाइड प्रोजेक्टर का एक मेन एलिमेंट है जिसे हम प्रक्षेपी लेंस कहते हैं, इससे इसकी गुणवत्ता निर्धारित की जाती है। तो अगला प्रश्न जिस पर हम बात कर रहे थे 41, यानी कि दलीय शिक्षण में दल का अर्थ जो है छात्र समूह है, डी सही है। और 42वें प्रश्न पर चलते हैं। तो 42वां प्रश्न है, निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है, ठीक है। तो किसके लिए निष्पत्ति परीक्षण हम करते हैं, तो ये छात्रों के वर्गीकरण में हम इसका उपयोग करते हैं, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
उपचारात्मक कार्य होना चाहिए, यानी कि रेमेडियल जो वर्क है वो कब होना चाहिए, कैसे, क्या, प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। यही सही है, बाकी ये तीनों गलत हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न है सुधारात्मक शिक्षण। ठीक है, सुधारात्मक शिक्षण की विधि निम्न में से कौन सी नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, ठीक है, ये होती है। व्यायाम, ये बात नहीं है। गोष्ठी, ये भी ठीक है। और विशिष्ट अभ्यास, ये भी ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यायाम, यानी कि बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है टोली शिक्षण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। अनुदेशन स्तर, समयावधि, कक्षा आकार या उपरोक्त सभी ये बातें हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम में शामिल है। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग, इसमें क्या शामिल है? सहयोग, ठीक है। सहायता, ये भी ठीक है। समायोजन, ये भी ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसने दलीय शिक्षण का प्रयोग सर्वप्रथम शिक्षण के लिए किया? ये जो कह रहे हैं ना टोली शिक्षण या दलीय शिक्षण का प्रयोग किसने सबसे पहले किया था? तो ये फ्रांसिस चेज ने सबसे पहले किया था। इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद ये मैं बता देना चाहता हूँ कि फ्रांसिस चेज के संबंध में एक प्रश्न और पूछा जाता है, किस विश्वविद्यालय से संबंधित थे? तो फ्रांसिस चेज शिकागो विश्वविद्यालय से संबंधित थे। ठीक है, शिकागो यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा एक बात ये है कि एक क्वेश्चन और पूछते हैं कि दलीय शिक्षण का विकास सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। ठीक है, ये बात याद करने की है, इसमें कंफ्यूजन नहीं करना है और नहीं गलती करनी है कि शिकागो यूनिवर्सिटी से फ्रांसिस चेज संबंधित है तो हार्वर्ड नहीं मारना है उसके लिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, और हाँ इसके अलावा ये है कि दलीय शिक्षण का सबसे पहले जो प्रयोग है वो अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न ये है 48, प्राथमिक स्तर के बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? योगात्मक कार्य, नहीं। पोर्टफोलियो, ये सही है। आवधिक परीक्षाएं, नहीं। गृह कार्य, नहीं। यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा बी, पोर्टफोलियो। ठीक है, अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है। पाठ्यक्रम, छात्र, शिक्षक, सभी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, डी आंसर इज करेक्ट। अगला प्रश्न है सहकारी अधिगम के क्या उद्देश्य हैं? सहकारी अधिगम के उद्देश्य क्या हो सकते हैं? ज्ञानात्मक, ठीक है। सामाजिक, ठीक है। ज्ञानात्मक और सामाजिक दोनों, तो यही उत्तर हो जाएगा इसका, सी। ठीक है, तो ये समावेशी विद्यालय के सृजन की मॉडल पेपर 3 का अभ्यास हमने किया। मिलते हैं अगले मॉडल पेपर 4 के साथ। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।